हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको जानते हैं, मैं कंटिन्यू नोटिफिकेशन आने के बाद वीडियो में लगातार देता रहा हूं। और दोस्तों 28 सब्जेक्ट मेरे ला हैं एडीपी के सिलेबस में। दोस्तों इसमें से मैं आज जो मेरा वीडियो होगा वो 14वां वीडियो होगा। आज मेरा 14वां क्रम का वीडियो होगा। यानी हम बात करें 28 सब्जेक्टों में तो 50% सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट हमारे आज 50% कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने मध्य प्रदेश की लोकल लॉ पढ़ाया था, उसके बाद फिर मैंने अब महिला एवं बाल अपराध उठाया था। दोस्तों महिला एवं बाल अपराध में दोस्तों मैंने जो अब तक की मेरा ये सेकंड लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद एक और लास्ट वीडियो बचेगा। इस तरह महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मेरे सारे एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा उन सारे ही एक्टों को एक ही वीडियो में समाहित कर दूंगा, ताकि आप लोग को आसानी होगी कि एक का आपने वीडियो देखा, नोट्स बनाया, इससे संबंधित जानकारी अपने डायरेक्टली के साथ बैठेंगे, ठीक है, बना लीजिएगा दूसरा वीडियो। इसी तरह एक ही कॉपी में आप सारे महिला एवं बाल अपराध संबंधित एक्टों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप डायरेक्ट लेकर जरूर बैठें, ताकि वो आपको चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से। तो आज मेरा सेकंड लास्ट वीडियो होगा, और इसके बाद कल जिससे नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप लास्ट वीडियो हमारा महिला अपराध से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें हमारे सिलेबस की दोस्तों, तो हमने अब तक की 30% से अधिक हमारा आज सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इससे अधिक, ठीक है। मिनिमम अब 30% माने, इतना कोर्सेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं 13 एक्ट के। आज 14वां वीडियो है दोस्तों, 14वां एक्ट है हमारा, ठीक है। और कल 15वां एक्ट होगा। 15वां एक्ट के साथ हमारे महिला बाल अपराध संबंधित सारे एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की लोकल लॉ के 4 वीडियो डल चुके हैं, उसका भी मैं मध्य प्रदेश की भी 5 एक और बचा है आबकारी अधिनियम दोस्तों, उसे बहुत जल्द लाके ये महिला बाल अपराध हुए उस एक्ट को लाऊंगा आबकारी को। इसके साथ फिर हमारे मध्य प्रदेश की और महिला से संबंधित दोनों एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी रहा सवाल, तो बाकी आईटी है, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस हैं, उनको भी फिर मैं वो बड़े हैं तो उनको थोड़ा सा उसको अलग अंदाज में कोशिश करूँगा, उसमें से आईएमपी, ठीक है, चीज़ें ला के आपके सामने नोट्स बनवाने की। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल अपराध की। तो आपने जाना कि महिलाओं के साथ काफ़ी समय से भेदभाव रहा है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए काफ़ी समय से महिला को मतलब लड़का नहीं होता है तो महिलाओं को साथ बहुत भेदभाव किया जाता है परिवार में। चाहे कहीं पर तलाक हो जाते हैं, ठीक है, कहीं पर डिवोर्स दिया जाता है कि लड़कियाँ हो रही हैं। लेकिन आप जानते हैं, पढ़े लिखे होंगे आप, तो विज्ञान में लिखा हुआ है कि सिर्फ जो बच्चे की जो शर्त है दोस्तों वो पुरुष पर डिपेंड करती है कि बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं महिला शिकार होना पड़ता है। अज्ञानता के कारण आज महिलाएं काफ़ी परेशान हैं और इसका शिकार उनको होना पड़ा है, ठीक है। तो दहेज को लेकर भी हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ा, स्त्री अशिष्टरूपण पढ़ा, ठीक है। हमने कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न पढ़ा, ठीक है। तो आज भी ना समझा इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन अब सभी कानून बन चुके हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित, जो कानून होना चाहिए, जो आज की तारीख में जरूरी है, वो सारे कानून बन चुके हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण वो नहीं लोग जागरूक है, वो अलग विषय है। लेकिन दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, यदि आप जानते हैं और आप कहीं अपराध होते हुए देखते हैं तो उससे सूचित करें, भैया ऐसा कार्य ना करें, अन्यथा इसका सज़ा आपको जुर्माना हुकूमत आपको इसमें प्रावधान है जो कि हम शिकायत करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होते हुए आप ना देखें। अब हम जो बात कर रहे हैं गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 दोस्तों, ये एक्ट 1994 में लाया गया। क्यों लाया गया? तो आपको मालूम है दोस्तों कि भ्रूण हत्या, ठीक है, बहुत समय हुई, बहुत रही। बच्चों को आपने पैदा होने के बाद बच्चों को नालियों में फेंक देना, खेतों में फेंक देना, ठीक है, काफ़ी शर्मनाक घटना है, हमने अखबारों के माध्यम से और हकीकत में भी देखी है, ठीक है। और आपने भी सुना होगा टीवी किसी के चैनल के माध्यम से, ठीक है, किसी का परिवार में भी हादसा हुआ है। तो जो इसी को मद्देनजर रखते हुए सर 1994 में ये एक्ट लाया गया। उम्मीद करता हूँ आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस एक्ट को उस राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो 20 सितंबर 1994 को मिली। भ्रूण हत्या जो करण, ठीक है, गर्भधारण पूर्व या प्रसव पूर्व निदान जो किया गया दोस्तों, इस अधिनियम को राष्ट्रपति की जो अनुमति है 20 सितंबर 1994 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली, ठीक है। यह एक्ट तैयार हुआ 1994 को। अब हम बात करें इसे लागू कब किया गया, तो दोस्तों इसकी लागू जो दिनांक है वो 1 जनवरी 1996 को इस एक्ट को संपूर्ण भारत पर आवर्तमान में लागू किया गया। और गणराज्य की बात करें हम दोस्तों, तो भारतीय गणराज्य के ये 45वें वर्ष संसद द्वारा
संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है, संसद द्वारा इसे 45वें वर्ष क्या किया गया दोस्तों, अधिनियमित किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति इसे 20 सितंबर को मिली और इसको लागू संपूर्ण भारत पर 1/1/1996 को कर दिया गया। ठीक है, और आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आप सब कुछ जानते होंगे दोस्तों 31 अक्टूबर वाली, अब वो बार बार ना दोहराते हुए उम्मीद करता हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप पुराने वीडियो देखते रहें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए दोस्तों कुल अध्याय की बात करें तो 8 अध्याय दोस्तों, इसमें कुल 8 अध्याय हैं। और धाराओं की बात करें तो 34 धारा हैं और इसमें नियम बनाए गए 1996 में। ठीक है, बेसिक और इसका उद्देश्य भी आप समझ चुके हैं, लेकिन इसका उद्देश्य जो है गर्भधारण से पूर्व या उसके पश्चात लिंग चयन के प्रतिषेध। ठीक है, लिंग मतलब लड़का है या लड़की का ये प्रतिषेध कर दिया गया है। आनुवंशिकी जो परंपरा चली आ रही है, अप्रसामान्यताओं या मोटाबेली विकारों या गुणसूत्री अप्रसामान्यताओं का कतिपय जन्मजात विकृतियों का लिंग से रहित विकारों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के विनियमन तथा लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकी के जिनके कारण स्त्रीलिंग भ्रूणबद्ध हो सकता हो दुरुपयोग के निवारण तथा उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। ठीक है, यह मैंने डायरेक्ट की भाषा आपको बता दिया है कि इस एक्ट को क्यों लाया गया और अपने अंदाज में हम बात कर चुके हैं कि इस एक्ट को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी। ठीक है, आइए इसकी धारा 1 जो बात करती संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो दोस्तों इस एक्ट का संक्षिप्त नाम गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 क्रमांक 57। ठीक, इसका विस्तार की हम बात करें तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को के सिवाय संपूर्ण भारत पर और वर्तमान में संपूर्ण भारत पर है। और प्रारंभ की हम बात करेंगे दोस्तों तो राजपत्र में इसे कब प्रकाशित किया, और दोस्तों इसे प्रकाशित किया गया 1/1/1996 को, 1 जनवरी 1996 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया और लागू किया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ धारा 1 आपकी कंप्लीट हुई, आपको समझ में आई। ठीक है, आइए धारा 2 हर एक्ट की तरह धारा 1 और 2 वही बात करती है परिभाषा की। आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, समुचित प्राधिकारी दोस्तों धारा 17 के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है। धारा 17 में सरकार द्वारा जो इस एक्ट के तहत इस एक्ट के लिए समुचित अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, धारा 17 में इसके बारे में बताया गया है, हम जानेंगे। ठीक है, 2 में समुचित प्राधिकारी, 2 दोस्तों बोर्ड। अब इस एक्ट को चलाने के लिए दोस्तों केंद्र सरकार यहाँ बोर्ड की स्थापना करेगी, राज्य में राज्य सरकार यहाँ बोर्ड की स्थापना करेगी। ठीक है, जिसका प्रावधान धारा 7 में किया गया है। धारा 7 के अधीन गठित केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। ठीक है, धारा 7 के अधीन केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड दोस्तों केंद्र सरकार यहाँ बोर्ड की स्थापना करेगी इस एक्ट की निगरानी के लिए। ठीक है, वो हम धारा 7 में देखेंगे। गर्भोत्पाद 2 में तो ऐसा गर्भधान से जन्म होने तक विकास के किसी प्रक्रम पर गर्भधारण कोई उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली तथा भ्रूण या गर्भ सम्मिलित है। ठीक है, और आइए खा में बात करती भ्रूण। तो गर्भधारण के पश्चात से 8 सप्ताह यानी 56 दिन, 8 सप्ताह या 56 दिन, ठीक है, के दिन तक कोई विकासोन्मुख मानव जीव अभिप्रेत है। ठीक है, 56 दिन से पहले तक का गर्भधान के पश्चात से 56 दिन या 8 सप्ताह। ठीक है, तो इससे भ्रूण से यह आशय है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। भ्रूण से यानी जिस दिन से गर्भधान के पश्चात से 8 सप्ताह या 56 दिन के अंत तक कोई विकासोन्मुख जीवन जो मानव जीव अभिप्रेत है। और गर्भ से फिर इसके बाद गर्भ से क्या आशय है, तो गर्भ से ठीक है 57वें दिन से प्रारंभ होकर जो 56 दिन कंप्लीट हुए और 57वें दिन से लेकर प्रारंभ होकर जिसमें कोई ऐसा समय अपवर्जित करके जिसमें उसका कोई विकास निलंबित और उसमें वो समय को घटा दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा समय जिसमें कोई बच्चे का विकास नहीं हो पाया हो। ठीक है, बच्चे का निलंबित रहा हो, विकास नहीं हो पाया हो किसी कारण से, वो समय कम कर दिया जाएगा। और जन्म पर समाप्त होने वाली इसकी विकास की अवधि के दौरान मानव जीव अभिप्रेत है। 2 सेकंड। बेटा अम्मी को देखिए। ठीक है, तो भ्रूण क्या है, गर्भ क्या है, दोनों चीज़ आपकी क्लियर हुई है। आइए आनुवांशिकी हम बात करें तो आनुवांशिकी दोस्तों जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को यहाँ पर लागू ना किया जाएगा। ठीक,
जो अब नियम है उसके हिसाब से कार्य होगा। तो आनुवांशिकी सलाह केंद्र, इसमें बात करती दो दस्ता, दो हमारी सॉरी दो गा। तो आनुवांशिक सलाह केंद्र से रोगियों या को आनुवांशिक सलाह देने के लिए कोई संस्था, अस्पताल, परिचय गृह या कोई स्थान चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो अभिप्रेत है। ठीक है। आनुवांशिक क्लिनिक, ठीक है, आनुवांशिक की प्रयोगशाला, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। और स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिसके पास स्त्री यानी विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर, ठीक है, डिप्लोमा हो, ऐसी महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ होगी। और हम बात करें चिकित्साई आनुवंशिकी, ठीक है, जिसे कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा हम बाल चिकित्सक, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर, मतलब इसके पास भी पीजी डिप्लोमा हो, स्नातकोत्तर, ठीक है, यानी पीजी का, इनके पास भी पीजी का डिप्लोमा हो, ठीक है, जिस फील्ड में है उन फील्ड के विज्ञान संबंधित, इनके पास साहित्य का संबंधित जिस भी रोग में आप हो उसमें आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है, इस शर्त है। इसके बाद हम बात करें तो प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया, सभी स्त्री रोग संबंधी, प्रसूति विज्ञान संबंधी, चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाएं जैसे कि प्रसव लेखन, भ्रूण प्रदर्शिकी, गर्भधारण के पूर्व या पश्चात लिंग चयन के लिए किसी प्रकार के किसी विश्लेषण का, या प्रसव पूर्व निदान परीक्षण के लिए किसी पुरुष या स्त्री के उल्व या तरल या जरायु अंकुरित, ठीक है, भेजने के लिए नमूना लेना या निकालना यहाँ पर आता है। ठीक है, इस क्षेत्र में, मतलब इसके अंतर्गत वो सोनोग्राफी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, 2 में 2 आई इसमें देखते हैं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी प्रक्रिया और प्रसव पूर्व निदान परीक्षण यहाँ पर आता है। बात करते हैं परीक्षण की। दोस्तों इसमें बताया गया है प्रसव पूर्व निदान परीक्षण के बारे में। गर्भवती स्त्री या गर्भ के उत्पाद अनुसंबी या मोटाबेली विकारों की गुणसूत्री पर पता लगाने के लिए यहाँ पर बात की है परीक्षण की। दोस्तों ठाम में बात की गई है विहित की, तो विहित के अंतर्गत बनाए गए नियम आते हैं इस अधिनियम के अनुसार। और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा, तो ऐसा व्यवसाय अभिप्रेत है जो इसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड जा में परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता है और इसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट हो। ठीक है, तो इसका दोस्तों रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा का मतलब है कि ऐसा चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल हो जिसको राज्य में उसकी रजिस्ट्री में प्रविष्ट हो, मतलब ठीक है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा की बात की गई है। और आइए विनिमय, तो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा मतलब जो नियम बनाए जाएंगे बोर्ड द्वारा वो यहाँ पर विनिमय के अंतर्गत आएंगे। और लिंग चयन, ठीक है, तो लिंग चयन मतलब के अंतर्गत जो कोई सुनिश्चित करने या उसकी संभवता को वर्धित करने की प्रयोजनों के लिए भ्रूण किसी विशिष्ट लिंग का होगा कोई या तकनीकी का उपयोग व्यवस्था, मतलब ठीक है, लिंग का चयन मतलब करना कि लिंग का मालूम करने के लिए कि भाई लड़की है या लड़का, बच्चा है या बच्ची, ठीक है, यहाँ पर। और तामे बात की गई सोनोलॉजिस्ट, ठीक है, तो इसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 1956 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है, इसके पास प्रसव लेखन या इमेजिंग तकनीकी का विज्ञान में कोई स्नातकोत्तर अर्हता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति वही कार्य करेगा जिसके पास रजिस्ट्री हो, मान्यता हो और जो कम से कम पीजी का डिप्लोमा कर चुका हो, इसके बाद योग्यता हो ना। ठीक है, और फिर बात करें राज्य बोर्ड की, तो दोस्तों राज्य सरकार यहाँ पर बोर्ड की स्थापना करेगी धारा 16 का के अधीन। और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस राज्य क्षेत्र के प्रशासक अभिप्रेत है। यहाँ बात की गई अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 239 दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं कंप्लीट हुई है। ठीक है, आप एक बार और डायरेक्ट में देख लीजिएगा मेरे बताने के बाद। उम्मीद करता हूँ धारा 1 और धारा 2 हमारी कंप्लीट हुई है। आइए धारा 3 अध्याय 2 और धारा 3, ठीक है, कुल अध्याय 8 है और कुल धारा 34। आइए नेक्स्ट धारा देखते हैं 3। आइए दोस्तों नेक्स्ट धारा पर चलते हैं। और जैसे कि पता है आपको कि धाराओं में क्या प्रावधान किया गया है, यहाँ पर लिंग का जो चयन का प्रतिषेध किया गया है, सोनोग्राफी के माध्यम से किसी माध्यम से वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। आइए धारा 3 हम समझते हैं। आनुवांशिकी सलाह केंद्रों, आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं, आनुवांशिक क्लिनिकों का विनियमन। ठीक है, विनियमन की बात की गई, नियम बनाने की बात की गई है। तो इस अधिनियम के प्रारंभ से ही कोई भी आनुवांशिकी सलाह केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत ना हो, क्या बात कही गई है, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत ना हो, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा। शर्त बात की गई है यहाँ पर, बहुत बात ये की गई है
के विनिमय मतलब उनका जो पास रजिस्ट्रीकरण होना अनिवार्य है, किसी भी, चाहे वो सलाह केंद्र हो, चाहे प्रयोगशाला हो, चाहे क्लिनिक हो, उनके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। और तभी नहीं तो ऐसा कार्य नहीं करेगा और ऐसे क्रियाकलाप किए जाने के संबंध में वह या सहायक नहीं होगा। ठीक है, इसकी 3 की उपधारा 1 बात करती है। आइए उपधारा 2, कोई भी अनुवांशिक सलाह केंद्र या अनुवांशिक प्रयोगशाला या क्लिनिक ऐसे एक व्यक्ति को जिसके पास ऐसी अर्हता जो योग्यता जो विहित की जाए नहीं है तो मनार्थ या संदेह या नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं करवाएगा, उसकी सेवाएं नहीं लेगा। ठीक है, जो शर्तें रखी गई हैं, जो पीजी का डिप्लोमा में बताई गई है और जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य की जो विधि में जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के अनुसार ही वो कार्य कर सकता है। यदि उसके पास वो योग्यता नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता। और क्लॉज 3 बात करता है, 3 का 3, कोई भी चिकित्सा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कोई प्रसव पूर्व निदान तकनीकी प्रक्रिया वो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उपयोग नहीं करेगा और नहीं कराएगा और उसके उपयोग में सहायता भी नहीं करेगा। ठीक है, जिसके पास डिप्लोमा है तो वो ऐसा कार्य, ठीक है, नहीं करेगा कहीं और अन्य जगह पर। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है 3, रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर। ठीक है, तो क्लॉज 1 और 2, 3 तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धारा 3 हमारी कंप्लीट हुई दोस्तों। 3 का, ठीक है, 2003 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई इसे। और 3 खा नहीं दोस्तों, सॉरी, इसका जो क्लॉज 2 था वो 2003 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, योग्यता होगी उस वही व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा। और ये 3 का लिंग चयन प्रतिषेध जो 2003 में जोड़ी गई दोस्तों संशोधन द्वारा। आइए समझ गए होंगे लिंग चयन प्रतिषेध, यानी कोई व्यक्ति जिसमें बद्धता के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के दल सम्मिलित है, किसी स्त्री या किसी पुरुष या दोनों पर अथवा उनमें से किसी से या दोनों से लिए गए किसी टिश्यू, भ्रूण, गर्भ उत्पाद, तरल या गेमिट या स्वयं लिंग चयन नहीं करेगा या किसी अन्य से नहीं करवाएगा अथवा ऐसे कार्य में स्वयं सहायता नहीं करेगा और किसी अन्य व्यक्ति सहायता नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों लिंग आप जानते हैं, ठीक है, जेंडर का पता लगाना, तो ऐसा कार्य 2003 में और मना कर दिया गया, ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा और कोई भी सहायता भी नहीं करेगा। ठीक है, आइए 3 खा मशीन के भी, मतलब आइए मैं आपको बताता चलो जो है धारा पूरी। ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिक आदि को विधि नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्रसव मशीन जैसे सोनोग्राफी मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध। दोस्तों तो ऐसी मशीनों पर प्रतिषेध मनाही की गई है, ऐसा वो कार मशीनें नहीं बेच सकते। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जिसके पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे किसी अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशालाएं, क्लिनिक या अन्य व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्रसव मशीनें, इमेजिंग मशीनें, स्कैनर, भ्रूण के लिंग का पता लगाने वाले किसी सक्षम अन्य प्रकार का उपस्कर का विक्रय नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी वो, चाहे वो इमेजिंग मशीन, इसने आप समझ गए होंगे, वो मशीन का विक्रय नहीं करेगा। ठीक है, 3 खा, ये तीनों दोस्तों धारा हमारी महत्वपूर्ण कंप्लीट हुई है। ध्यान रखना, आपको समझ में आ गया। तो आइए 3 धारा हमारी कंप्लीट हुई है। आइए नेक्स्ट धारा 4, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का विनिमय। तो इस अधिनियम के प्रारंभ से ही दोस्तों किसी भी स्थान या इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत अनुवांशिक सलाह केंद्र या प्रयोगशाला या क्लिनिक किसी व्यक्ति द्वारा खंड 2 में विनिश्चित प्रयोजनों को और खंड 3 में विनिश्चित की शर्तों को पूरा करने के पश्चात सिवाय करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा उसका प्रयोग नहीं कराया जाएगा। ये शर्तें दी गई है दोस्तों, यहाँ बताया गया नहीं कराया जाएगा। अब आइए मान लीजिए कुछ शर्तें बताई गई हैं कि इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग दोस्तों कोई भी प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का निम्नलिखित अप्रसामान्यताओं, ऐसी घटनाएं में किसी का पता लगाने के लिए ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। किसी घटना जैसे मान लीजिए किसी गर्भवती स्त्री का ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब बच्चा बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, तो ऐसी जांच करने के लिए भी क्या कारण है, तो कारण पता करने के लिए, या किसी मोटाबेली रोग हो गया हो या किसी हीमोग्लोबिन, मान लो बच्चे में खून का जो हीमोग्लोबिन माता का होना चाहिए जो शर्त है उससे कम है, ठीक है, तो ऐसी शर्त पे आप ऐसा, ठीक है, सोनोग्राफी कर सकते हैं। लिंग से संलग्न अनुवंशिक रोग, कोई रोग हो जाना, ठीक है, बहुत कई रोग है, कोई रोग हो जाना, इस कारण से आप करवा सकते हैं। जन्मजात असंगतियाँ, ठीक है, कोई असंगतियाँ हो गई हैं या कई ऐसी अप्रसामान्यताएँ जो रोग के केंद्रीय परीक्षण बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएँ, और जो बोर्ड द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, ऐसी कोई शर्त के अधीन यदि कोई कार्य होता है तो ऐसे में आप उस बच्चे को मतलब गर्भ से निकाल, मतलब कोई भी वो शर्त के अनुसार शर्त दी गई है, वो शर्त का पालन के साथ ऐसा कार्य आप कर सकते हैं।
अन्यथा ऐसा लड़की है इस उद्देश्य से आप उसको नहीं कर सकते डिवोर्सन, ठीक है। बाकी कोई शर्त है, मान लीजिए जब बच्चे का कोई भी कारण हो सकता है, ये कारण बता दिया गया बोर्ड द्वारा। इसके अलावा इसकी उपधारा 3 ही बात करती है कि उसकी गर्भवती की आयु 45 वर्ष से अधिक है, यानी ऐसे कई कारण हैं जो आप एक बार धारा में देख लीजिएगा, ठीक है। तो कब दोस्तों कब किया जा सकता है निदान का उपयोग, जब ऐसा, ठीक है, खून की कमी हो जाना या कोई आनुवांशिक या मोटाबेला, मतलब कोई भी रोग यहाँ हो जाना के कारण वो, ठीक है, जिसमें महिला की जान पर खतरा हो, ऐसी स्थिति में तो वो यहाँ पर उसका उपयोग किया जाएगा। धारा 4 बात करती है। उम्मीद करता हूँ अपने अंदाज में आप समझ गए होंगे। आइए धारा 5, गर्भवती स्त्री का लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की संसूचना का प्रतिषेध। और दोस्तों धारा 3 के खंड 2 में निश्चित कोई बात प्रसव पूर्व निदान तकनीकी प्रक्रिया का उपयोग तब करेगा जब उसे संबंधित गर्भवती स्त्री को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात अनुसांगिक प्रभाव और अनुवर्ती प्रभाव से स्पष्ट करा दिया गया हो, उसको सारी बातें बतला दी गई हों और उसने ऐसी प्रक्रिया करने की और उसकी लिखित सहमति ऐसी भाषा में जो वहाँ समझती हो विहित रूप में प्राप्त कर ली हो और खंड खा के अधीन उसे प्राप्त लिखित सहमति की प्रति गर्भवती स्त्री को दे दी गई हो, ठीक है। तो गर्भवती स्त्री के साथ सहमति दोस्तों उसी अंदाज में उसी भाषा में यदि वो जानती है, समझती भाषा को, यदि वो पढ़ी लिखी नहीं तो ठीक है दोस्तों सारी बातें समझाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद की सहमति, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है सहमति गर्भवती स्त्री को दे दी गई हो और कोई व्यक्ति जिसमें प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है, संबंधित स्त्री उसके नातेदार या अन्य शब्दों संकेतों द्वारा किसी अन्य रीति से भ्रूण लिंग का संचित नहीं कराएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ धारा 5 भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आइए दोस्तों धारा 6, लिंग अवधारण का प्रतिषेध। तो इस अधिनियम से प्रारंभ से ही दोस्तों कोई भी आनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक किसी प्रसव पूर्व निदान तकनीक जिसके अंतर्गत लिंग भ्रूण के लिंग का अवधारण करने की प्रयोजन के लिए प्रसव लेखन या अपने केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक का उपयोग नहीं करेगा या नहीं करवाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रयोगशालाएँ रजिस्ट्रीकृत हैं वो ऐसा कार्य दोस्तों ना तो करेगा और ना ही वो करवाएगा। लिंग का प्रतिषेध, इस अवधारण का प्रतिषेध किया गया है। कोई व्यक्ति किसी भी लिंग के भ्रूण का अवधारण करने की प्रयोजनों के लिए किसी प्रसव पूर्व निदान तकनीक या इसके प्रसव लेखन का उपयोग नहीं कराएगा, ना ही करवाएगा। और कोई व्यक्ति गर्भधारण पूर्व या पश्चात लिंग का चयन किसी भी ढंग से कारित नहीं करेगा या उचित करवाने के लिए अनुमति नहीं करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ धारा 6 भी आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों धारा 7 महत्वपूर्ण धारा है, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की गठन। दोस्तों तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार केंद्र का बोर्ड है, तो केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करने के लिए उसको शक्ति देगा भैया इस बोर्ड को, और सरकार को और कर्तव्य का पालन काम के पालन करने के लिए एक बोर्ड जो केंद्रीय सरकार पर्यवेक्षण बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा उसका गठन करेगी। कौन करेगी दोस्तों? केंद्र सरकार गठन करेगी, ठीक है। इसमें 24 सदस्य होंगे और ये बोर्ड दोस्तों निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। एक परिवार कल्याण मंत्रालय का विभाग, भारत साधक मंत्री जो पद अध्यक्ष होगा, ठीक है। परिवार कल्याण मंत्रालय का विभाग का भारत साधक मंत्री यहाँ पर अध्यक्ष होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट लेके बैठेंगे उम्मीद करता हूँ, तो आप समझिएगा। और भारत सरकार का सचिव और जो परिवार कल्याण विभाग का भारत साधक है पद उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। और केंद्रीय सरकार द्वारा महिला और बाल विकास, विधि और अन्य मंत्रालय के अधीन कोई कार्य विभाग द्वारा आयुर्विज्ञान या होम्योपैथी की भारतीय पद्धति के भारत साधक केंद्रीय मंत्रालयों की प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्ति के 3 सदस्य पद होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक सदस्य यह अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष हैं, 3 सदस्य ये हैं दोस्तों। इसके अलावा 10 सदस्य और होंगे, 3 सदस्य महिलाएं होंगी, संसद महिलाएं होंगी जिनमें लोकसभा और राज्यसभा द्वारा निर्वाचित की जाएगी। इसके अलावा 4 सदस्य ऐसे होंगे जो, तो आप ये देख लीजिएगा टोटल सदस्य यहाँ पर 24 होंगे जो इनका गठन होगा और ये इस एक्ट के तहत कार्य करेंगे, ठीक है। ये बोर्ड का गठन करने के बाद ये नियम विनियमन, ठीक है, नियम बनाइए क्या, ठीक है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। रजिस्ट्रीकरण से सारे प्रावधान दोस्तों केंद्र द्वारा किए जाएंगे जो कि लागू होते हैं केंद्र में और या पूरे भारत में लागू होते हैं। इसके अलावा जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी लागू होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार राज्य का गठन करेगी केंद्रीय बोर्ड का, वो वहाँ पर लागू होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ धारा 7 आप समझ गए होंगे। आप एक बार देख लीजिएगा सदस्यों को। और अध्यक्ष नहीं है दोस्तों, तो अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, दोनों ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति में जो सदस्य होंगे उसमें वरिष्ठ सदस्य जो चयन करें मौजूदा सदस्य, उसको यहाँ पर पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ठीक है, धारा 7 आप समझ गए होंगे। आइए पदावधि सदस्य जो सदस्य हैं दोस्तों उनका कार्यकाल कितना होगा।
तो पदेन सदस्य से भिन्न, जो पदेन सदस्य हैं उससे भिन्न की पदावधि की धारा दोस्तों द्वारा इसे बात की गई है। इसका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष होगा। कार्यकाल दोस्तों कितना होगा? 3 वर्ष होगा। और मान लीजिए, परंतु तभी समाप्त हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए कोई निर्वाचित सदस्य है और उसकी सब जो सदस्यता है वो समाप्त होने की बात कही गई है। मान लीजिए वो सदस्य जो मंत्री बन गया है, राज्य मंत्री बन गया, उप मंत्री बन गया, या लोकसभा का स्पीकर बन गया, या उप स्पीकर बन जाए, या अन्य जिससे उसे निर्वाचित किया गया है, सदस्य होने पर उसकी समाप्तता हो जाएगी। और सदस्य दोस्तों इनका इसमें केंद्रीय बोर्ड में लिया गया है, वो उनकी पदोन्नति हो जाती है, मतलब उनको किसी सदस्य मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर बना दिया जाए या उप अध्यक्ष बना दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उसकी ये केंद्रीय बोर्ड की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, जब हम बात कर रहे थे कि 4 सदस्य जो हैं धारा 7 की उपधारा 6 में हम बात करे थे, तो उसकी अधिनियुक्ति की दशा में 1 वर्ष होगी। ठीक है। छा में इसकी छा की बात करते हैं दोस्तों, तो छा के सदस्य जो 4 सदस्य नियुक्त होंगे उनका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। ठीक है। बाकी सदस्यों का कार्यकाल 8 में 3 वर्ष होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो समय पर उसके अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं, और सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए। ठीक है, जो नियम बनाए गए नियम के अनुसार ये कार्य करेंगे, और इनका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष होगा सभी सदस्यों का, और 7 के अंतर्गत बताए गए 4 सदस्य का तो कार्यकाल 1 वर्ष होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 7-8 आपको दोनों कंप्लीट हुई है। आइए दोस्तों, बोर्ड के अधिवेशन मीटिंग के बारे में बात की गई है। तो बोर्ड का अधिवेशन ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगा जहां वो अपने अधिवेशन में कार्यभार की समव्यवहार में के बारे में, इसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति है प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगा, विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड की दोस्तों मीटिंग के बारे में यहाँ बात की गई है। यह अधिवेशन होगा, और अधिवेशन दोस्तों जो है वो 6 माह से कम 6 माह में कम से कम 1 बार तो हो गया होगा। ठीक है, 6 माह का अंतर नहीं होगा। जैसे हमने संविधान देखा, संविधान में आपने देखा होगा जो लोकसभा राज्यसभा होती हैं उनमें मीटिंग जो होती है, उनका अधिवेशन दोस्तों 6 माह में कम 6 माह से। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि जो अधिवेशन है वो 6 माह में कम से कम 1 बार तो हो गया होगा। 6 माह में कम से कम 1 बार होगा, 6 माह से अधिक समय का नहीं होना। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों ही नहीं है, तो फिर जो भी सदस्य होगा दोस्तों वो यहाँ पर उसको अन्य सदस्य चुनेंगे, वो यहाँ पर कार्य करेगा। और ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ धारा इससे बात की गई है अधिवेशन की। तो अधिवेशन दोस्तों 6 महीने में कम से कम 1 बार तो होना आवश्यक है, 6 महीने से। ठीक है, यह बात हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई है। और इसके अधिवेशन की दोस्तों जो अध्यक्ष का अधिवेशन करेगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष के दोनों ही अनुपस्थित है किसी कारण से, तो वो जो सदस्य उपस्थित होने वाले असमर्थ हैं तो उन सदस्यों में चुना जाएगा, और अन्य सदस्य की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, उन सदस्यों में से चुना जाएगा और फिर वो उसकी अध्यक्षता करेगा। आइए दोस्तों, धारा हमारी 10 देखते हैं। रिक्तियां आदि से बोर्डों की कार्रवाई का अविद्यमान ना होना। अब कोई व्यक्ति क्या है, रिक्तियां हो जाती है किसी कारण से, मान लीजिए कि कोई भैया चयन था बोर्ड में और वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गया या राज्य मंत्री उपमंत्री बन गया, तो इसकी रिक्तियां होने के कारण यहाँ अविद्यमान का ना होना, जैसे ऐसी स्थिति में वो अविद्यमान ना होगा। बोर्ड का कार्य या कार्रवाई केवल इस कारण अविद्यमान नहीं होगी कि वहाँ बोर्ड में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। ठीक है, या कोई त्रुटि हो गई किसी कारण से, तो वो यहाँ पर दोस्तों अविद्यमान बताया गया है, ऐसे में अविद्यमान ना होगा। ठीक है, धारा 10 महत्वपूर्ण ध्यान रखना, इसे भी अविद्यमान ना होना। आइए दोस्तों, धारा 11 जो अस्थायी संयोजन की बात करती है। देखिए, विशिष्टता प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संयोजन, यानी बोर्ड अपने साथ ऐसी रीतियों से ऐसे प्रयोजनों के लिए विनियम द्वारा अवधारित किए जाएं किसी ऐसे व्यक्तियों को संयोजित कर सकेगा इसकी सहायता सलाह व अधिनियम के अधीन उपबंध को क्रियान्वित करने के लिए वांछा करें, यहाँ पर वो कर सकता है। ठीक है, अस्थायी सदस्य की सहयोग ले सकता है। आइए दोस्तों, धारा नियुक्ति के बारे में प्रावधान किए गए बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में। तो इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन बोर्ड के सदस्यों के द्वारा। आइए दोस्तों, अगले चलते हैं हम नेक्स्ट धारा पर। तो दोस्तों, धारा हमने 12 देखी। ठीक है, कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में। आइए धारा 13,
बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन। ठीक है, अधिप्रमाणन की बात की गई है, यानी हम बात करें तो अथॉरिटी, देखो आइए मैं समझाता चलता हूँ आपको डायरेक्ट में। बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चय जो निर्णय अध्यक्ष के या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से ही अधिप्रमाणित किए जाएंगे। ठीक है, अध्यक्ष के या इस एक्ट के तहत इस बोर्ड के तहत बनाए गए सदस्य द्वारा ही अधिप्रमाणित किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा जारी की गई सभी या अन्य लिखितें बोर्ड के सदस्य, सचिव या वैसी रीति से इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर से ही अधिप्रमाणित किए जाएंगे। ठीक है, तो जो अधिप्रमाणन का दोस्तों जो शर्त की रखी गई है धारा 13 के अधीन, वो या तो अध्यक्ष या अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य हैं दोस्तों उन्हीं के द्वारा ही यहाँ पर अधिप्रमाणित किया जाएगा। धारा 13 में बात की गई है। आइए धारा 14, सदस्य के रूप में नियुक्ति होने के लिए नियड़ता है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति होने के लिए नियड़ता होगा यदि वहाँ किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास या दंडादेश से किया गया है, इसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता या अंत विलित है, या उसे अनुमोचित दिवालिया है या विक्रचित है, या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, या तो वो व्यक्ति दिवालिया कंगाल हो गया है, विक्रचित पागल है, ठीक है, या दोष सिद्धि है, या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, सरकार की या उसके स्वामित्व या नियंत्रण के किसी निगम सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, या केंद्र सरकार की राय में बोर्ड ऐसा वित्तीय अन्य हित रखता है जिसके कारण सदस्य के रूप में कार्य के निर्माण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो केंद्र सरकार की राय में लिंग के अवधारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी उपयोग अन्य किसी लिंग का चयन में तकनीकी सहयोग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों यहाँ पर नियड़ता बताई गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आपको। धारा हमारी 13 भी और धारा 14 भी कंप्लीट हुई है। आइए दोस्तों धारा 15 जो बात करती है सदस्य की नियुक्ति की, पुनः नियुक्ति की पात्रता के बारे में। तो सेवा के ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए नियम बनाए जाएँ, कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं रह जाता है ऐसे सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। और दोस्तों पुनः नियुक्ति के लिए यहाँ पर क्या है, पात्र है। ठीक है, लेकिन इसका परंतु सुनिए, परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य लगातार दो अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। 2 अवधि से दोस्तों अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। पुनः नियुक्ति में ये शर्त रखी गई है, पुनः नियुक्ति का पात्र है लेकिन 2 से अधिक बार नियुक्त नहीं किया जाएगा। धारा 15 हमारी दोस्तों कंप्लीट। आइए दोस्तों धारा 16 महत्वपूर्ण धारा है, बहुत बड़ी धारा है। हम सिर्फ आपको इतना समझा दें कि बोर्ड के जो करते हैं, बोर्ड के जो कार्य हैं दोस्तों, बोर्ड आपको पता है बोर्ड वो सारे कार्य करेगा जो उसको दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब बोर्ड प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिनिधियों के दुरुपयोग के विरुद्ध नीति निषेध विषय के मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा। ठीक है, कुछ परिवर्तन की है तो परिवर्तन करने के लिए सिफारिश करना। ठीक है, इसके अलावा भ्रूणवध हो या लोक जागृति पैदा करने के लिए प्रस्ताव प्रयोग वो जागरूकता बनाने के लिए, पैदा करने के लिए लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा आचार संहिता विकसित करना। इसके अलावा सुनिश्चित कदम उठाने के लिए जो कदम जरूरी हैं ऐसे कदम उठाना, और अन्य जो अधिनियम के अधीन विहित किए जाएँ यहाँ पर दोस्तों वो कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 16 में हमको बात की गई है बोर्ड के कृत्य की, काम की। ठीक है, आइए दोस्तों धारा 16 का राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के बोर्ड का गठन। राज्य के बोर्ड दोस्तों और संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आइए विधानमंडल प्रत्येक राज्य या संघ राज्य तथा स्थिति राज्य बोर्ड या संघ राज्य बोर्ड के नाम से ज्ञात एक बोर्ड का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। ठीक है, तो वो जो बोर्ड का गठन होगा दोस्तों उसका जो कर्तव्य होंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ी धारा है ये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ धारा आप 17 देख लेंगे, यहाँ बात की गई है। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति की जाएगी, पुनः कब होगा। ठीक है, और उसके बाद कौन इसका अध्यक्ष होगा, तो वही राज्य में परिवार कल्याण में भारत मंत्री इसका अध्यक्ष होगा, सचिव इसका उपाध्यक्ष होगा, महिला बाल विकास मंत्री सदस्य होंगे, विधानसभा परिषद की 3 महिलाएं होंगी। ठीक है, वो सारी बातें दोस्तों यहाँ पर की गई है जो हमने केंद्रीय बोर्ड में देखा था धारा 7 के दिन। ठीक है, 17 में वही बात की गई है, उम्मीद करता हूँ आप देख लेंगे। ठीक है, 17 कंप्लीट हुई हमारी। आइए दोस्तों धारा, और ये शक्तियाँ दी गई हैं, इनकी शक्तियाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सॉरी
देख लीजिएगा आप। आइए हमारा अध्याय अगला अध्याय 5 है हमारा, जो बात करता है समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति की। दोस्तों धारा 17 बात करती है समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति। तो केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की नियुक्ति करेगी। ठीक है, कौन करेगी? केंद्र सरकार यहाँ पर करेगी। और राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए प्रसव पूर्व लिंग अवधारण या समस्या की व्यापकता को जिससे स्त्रीलिंग भ्रूणवध होता है ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार दोनों यहाँ पर अपने उनको अधिकार है वो मामले के अनुसार जिन राज्यों के बीच है तो केंद्र सरकार राज्यों में है और 2 जिला महानगर में है तो वो केंद्र सरकार एक समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति का गठन करेगी दोस्तों। ठीक है, और ये 203 सदस्य मिलकर बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ इसे भी धारा को भी आप काफ़ी बड़ी है कि आप इसे भी देख लेंगे और यदि कुछ लगा तो कमेंट करिएगा, हम समझा देंगे। ठीक है, धारा 17 हमारी कंप्लीट हुई है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ ऐसी समितियों की प्राधिकारी और सलाहकार समिति का गठन करेगी। आइए और अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, क्लिनिक के रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करना, निलंबित करना, रद्द करना। तो ठीक है दोस्तों, इसे इनको सरकार जो नियुक्ति करेगी तो इनका कर्तव्य है कि वो जो भी अनुवांशिक सलाह केंद्र हैं या वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है या रजिस्ट्रीकृत हैं या उन्हें ऐसा कोई कार्य किया है तो निलंबन करना, ठीक है, उसको रद्द करना, इनका कार्य है ये। और जागरूकता पैदा करना और बट ठीक है, तो मतलब इस एक्ट के तहत जो जरूरी है वो ये कार्य है समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति करते हैं। आप धारा को पढ़ेंगे डायरेक्ट में तो आपको समझ में आ जाएगा। धारा 17 का में बात की गई शक्ति की। ठीक है, तो ये शक्तियाँ देख लीजिएगा आप। आइए धारा 6 अध्याय 6 धारा 18 अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशालाएं और अनुवांशिक क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण के बारे में बात की गई है दोस्तों, रजिस्ट्रीकरण के बारे में। तो कोई व्यक्ति प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनिमय या दुरुपयोग निवारण संशोधन अधिनियम 2002 के प्रारंभ के पश्चात कोई अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, इसके अंतर्गत क्लिनिक प्रयोगशालाएं केंद्र भी है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन, स्कैनर बोर्ड, अन्य ऐसी प्रौद्योगिकी हैं जो भ्रूण के लिंग का अवधारण करने और लिंग का चयन करने में समर्थ हैं, उनमें से कोई सेवाएं प्रदान करता है तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि ऐसा केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन समग्र रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। रजिस्ट्रीकरण का मतलब है कि वह व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी है या इमेजिंग स्कैनिंग या जो भी है, और जब तक वह नहीं करेगा कोई भी, चाहे वो प्रयोगशाला हो चाहे क्लिनिक हो, तब तक कि वह रजिस्ट्रीकरण ना हो। रजिस्ट्रीकरण होने के बाद ही वह ऐसा कार्य करेगा। ठीक है, तो शर्त है। और उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में जैसे रीति से किया जाएगा उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए। ठीक है, तो जो भी रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता है कोई भी, तो वो समुचित प्राधिकारी को उसकी फीस के साथ वहाँ पर उसको देगा। और ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेगा। और फिर तो उम्मीद करता हूँ धारा 18 भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ बात की गई रजिस्ट्रेशन के बारे में, काफ़ी बड़ी धारा है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। आइए धारा 19 प्रमाण पत्र के बारे में बात करती है। धारा 20 रद्दकरण या निलंबन की बात करती है। तो समुचित प्राधिकारी जो प्रेरणा से या परिवाद किए जाने पर, कंप्लेंट किए जाने पर अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशालाएं, अनुवांशिक क्लिनिक या हेतु कोई दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन सूचना में उल्लेखित कारणों से निलंबित रद्द क्यों ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसको शक्ति है। ठीक है, कि यदि उसको कुछ प्रतीत होता है, कंप्लेंट मिलती है, तो उसको जो क्लिनिक है या सलाहकार केंद्र है जो भी है उसको रद्दकरण या उसको निलंबन यहाँ पर वो कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ धारा 20 भी आपको समझ में आई होगी। समुचित प्राधिकारी को शक्ति है वह यहाँ पर को जो भी केंद्र की इसको परिवार कंप्लेंट मिली है, ठीक है, तो उसको जांच करने के बाद वहाँ पर उसको रद्द या निलंबन कर सकता है। हाँ, ये दोस्तों धारा 21 जो महत्वपूर्ण बात करती है अपील के बारे में। और दोस्तों अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशालाएं, क्लिनिक द्वारा धारा 20 के अधीन पारित रजिस्ट्रेशन के निलंबन रद्दकरण के आदेश की तारीख से, आप भैया रद्दकरण कर दिया, निलंबन कर दिया गया है धारा 20 के अधीन, तो उस तारीख से जब कर दिया गया है उस तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है भैया। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के भीतर। और लगभग हमने अभी तक जो एक्टों में देखा, हमने यही देखा कि अपील का जो प्रावधान है उसका जो लिमिटेशन
पीरियड है वो दोस्तों 30 दिन ही है। ठीक है, आदेश के जो आदेश दिन दिया गया उस आदेश से लेकर 30 दिन की अवधि तक यहाँ पर अपील करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब यहाँ अपील केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध हो तो वहाँ केंद्रीय सरकार को करेगा, और राज्य सरकार के विरुद्ध हो तो, और राज्य सरकार बोर्ड के विरुद्ध हो तो वहाँ राज्य सरकार को करेगा। ठीक है, धारा हमारी 21 भी कंप्लीट हुई है। उम्मीद करता हूँ धाराएं अब तक आपको 21 समझ में आई होगी। आइए अध्याय 7 जो बात करता है अपराध और शासित के बारे में, शास्त्रीय के मतलब पेनल्टी के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं। धारा 22 दोस्तों बात करती है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए दंड। तो हम आपको मोटे तौर पर बताते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको 3 वर्ष तक की सज़ा होगी, 3 वर्ष तक की सज़ा, कारावास, और दोस्तों उसको 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंड नहीं किया जाएगा। धारा 22 के अधीन दोस्तों ये कोई व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कार्य करता है, उल्लंघन करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकेगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है दोस्तों, तो जो कोई गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध करेगा तो उसको उल्लंघन के लिए 3 साल तक की सज़ा, कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, अब वो किसी माध्यम से भी कर सकता है, कोई विज्ञापन किसी रूप में जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, जारी प्रकाशित वितरित या संसूचित नहीं करेगा, या जारी प्रकाशित या वितरित या संसूचित नहीं करवाएगा। ठीक है, और यदि वो ऐसा कार्य करता है, ऐसा कार्य करते हुए पकड़ा जाता है दोस्तों तो उसे 3 वर्ष तक की कारावास और 2,000 रुपये तक का जुर्माना से दोनों से दंडनीय होगा। और इस प्रयोजन के लिए विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेवल, आवश्यक या कोई अन्य दस्तावेज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसी धारा में यही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसमें जो उल्लंघन होने पर 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आइए दोस्तों धारा 23 हमारी जो बात करती है अपराध किया जाना या शास्त्रीय। अब कोई चिकित्सा की, अनुवांशिकी की, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय या कोई व्यक्ति जो अनुवांशिकी सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक का स्वामी है या ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक में नियोजित है, अपनी वृत्ति का तकनीकी सेवाएं केंद्र या प्रयोगशाला या क्लिनिक को चाहे वो अवैतनिक आधार पर हो या अन्यथा प्रदान करता है, या जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों को किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास है दोस्तों, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। इसके अंदर बताए गए शर्तों के अधीन दोस्तों वो उसका उल्लंघन करता है तो यहाँ पर भी जो सजा है दोस्तों वो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी। और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा, जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा। और पश्चातवर्ती 2 सिद्धि की दशा में 5 वर्ष तक हो सकेगा। और जुर्माना दोस्तों पश्चातवर्ती की स्थिति में ये जुर्माना जो सजा है वो 5 वर्ष तक है और जुर्माना जो है वो 50,000 रुपये तक है। ठीक है, धारा 23 के अधीन हो सकेगा, दंडनीय होगा। और इसका क्लोज 2 बात करता है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय का नाम समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद को अवश्य कार्रवाई करने के लिए इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का निलंबन यदि न्यायालय द्वारा आरोपित विचलित किए जाते हैं तो और मामले के निपटाए जाने तक और सिद्ध दोष ठहराए जाने पर उसके नाम को प्रथम अपराध के लिए 5 वर्ष तक की अवधि के लिए और पश्चातवर्ती अपराध के लिए स्थायी रूप से परिषद के रजिस्टर को से हटाया जाना भी रिपोर्ट किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये धारा मेरी दोस्तों समझ में आई होगी और एक बार आप इसको और समझ लीजिएगा डायरेक्ट में तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। आइए धारा 24 प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के संचालन की दशा में उपधारणा। तो धारा 24 में दोस्तों उपधारणा की बात की गई है। आइए समझाता हूँ मैं आपको। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब तक प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, जब तक कि विपरीत साबित ना कर दिया जाए, जो इल्ज़ाम लगाए उसको साबित ना कर दिया जाए कि वो मैंने नहीं किया, तो उपधारणा करेगा। तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि गर्भवती स्त्री प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का धारा 4 की उपधारा 2 में विनिष्ट प्रयोजनों के लिए से भिन्न, धारा 4 में हमने बताया था आपको कि कौन कौन सी कंडीशन है, उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए कोई उपयोग कराने के लिए यथा स्थिति पति या से अन्य नातेदार द्वारा विवश की गई थी तो ऐसा व्यक्ति धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन उपधारा के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा और उस धारा के अधीन विनिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा। ठीक है, तो दोस्तों कब तक न्यायालय जब तक उपधारणा करेगा, न्यायालय जब तक उपधारणा करेगा जब तक कि प्रतिकूल साबित ना कर दे, ठीक है, उसको साबित ना कर दे। धारा 25 आइए धारा 24 देखते हैं हम लोग।
अधिनियम नियमों के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शासित जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रही धारा 25 कि इसमें जो उपबंध नहीं किया गया है, कोई प्रावधान जो दंड के लिए उपबंध नहीं किया गया है दोस्तों, तो वहाँ जो है वो 3 महीने तक कारावास, 3 माह तक, ठीक है, 3 महीने तक, और जो है 1,000 रुपये तक का जुर्माना, 1,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, धारा 25 बात करती है इस अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए जो शासित जिनके लिए किसी विनिश्चित दंड का उपबंध नहीं किया गया है, दंड का उपबंध नहीं किया गया है दोस्तों, तो उसको सजा जो है 3 माह तक का कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना, ठीक है, दंडित किया जाएगा। आइए दोस्तों, धारा 26 बात करती है कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 26 कंपनियों द्वारा अपराध। तो दोस्तों, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, तो वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए या उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ठीक है, कोई कंपनी का भार साधक अधिकारी था या उसके प्रति उत्तरदायी था, ठीक है, या उस और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध की दोषी समझे जाएंगे जो तदनुसार के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए दंडित किए जाने के भागी होंगे। ठीक है, तो परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी जो वहाँ ये साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उससे अपराध के किए जाने का विवरण व निवारण करने के लिए सम्यक तात्पर्यता बरती थी। ठीक है, तो उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा जिसके बोला कि ये अपराध मेरी गैर मौजूदगी में किया गया, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, और उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि अपराध के लिए उन्होंने सतर्कता रखी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और तो ठीक है, यहाँ कंपनी की बात की गई धारा 26 के अंतर्गत। और कंपनी के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन आता है, तो कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, इससे अंतर्गत फर्म या वेश्या या अन्य संगम भी आता है। आप देख लीजिएगा, धारा 26 हमारी कंप्लीट हुई दोस्तों। ठीक है, आइए धारा 27 बात करती है अपराध का संज्ञेय और अजमानती और आसमनी होना। महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों, जो बात करती है अपराध का संज्ञेय, ठीक है, और अजमानती जमानत नहीं होगी, ठीक है, अजमानती और आसमनी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें जमानत भी नहीं होगी और आसमनी समझौता भी नहीं होगा इस एक्ट के तहत। धारा 27 महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों, याद रखिएगा। धारा 28 अपराधों का संज्ञान। आइए हम मोटी बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों अपराधों का संज्ञान जो है वो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर श्रेणी का न्यायालय यहाँ पर अपराधों का संज्ञान नहीं करेगा। ठीक है, हर एक में हम ये देखते आ रहे हैं। आइए धारा हमारा अंतिम अध्याय प्रकीर्ण वित्त के बारे में बात करता है। धारा 29 दोस्तों बात करती है अभिलेखों का रखा जाना। ठीक है, अभिलेखों का रखा जाना। ठीक है दोस्तों, तो जो भी अनुवांशिक प्रयोगशालाएं जो कार्य कर रही हैं उनके द्वारा जो अभिलेखों का जो है, ठीक है, रिकॉर्ड का है, वो सभी उनका रिकॉर्ड का रखा जाना। उनसे यदि कोई ऐसा कार्य रिकॉर्ड नहीं पाया जाएगा तो उसके साथ कार्रवाई की जाएगी बोर्ड के अनुसार। ठीक है, धारा 29 हमारी कंप्लीट। धारा 30 दोस्तों तलाशी लेने या अभिलेखों आदि के अधिग्रहण करने की शक्ति। यदि समुचित प्राधिकारी को हिफाजत विश्वास करने के कारण हो कि इस अधीन के अधीन कोई अपराध किसी अनुवांशिक सलाह केंद्र, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यदि कोई धारा 30 के अधीन बात करती है तलाशी लेने और अभिलेखों का अभिग्रहण करने की। ठीक है, तो समुचित प्राधिकारी ये ऐसा कार्य कर सकता है। वो यदि उनके पास कोई चीज़ नहीं मिलती है और ठीक है, तो वह उस पर जो भी कार्रवाई उचित होगी वो कार्रवाई करेगा, और कोई अभिलेखों को उनको अभिग्रहण करना हो तो अभिग्रहण करेगा और तलाशी लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात की गई धारा 30 में तलाशी लेने या अभिग्रहण करने की शक्ति। ठीक है, और 31 जो बात करती है दोस्तों सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 30 दोस्तों आप याद रखिएगा तलाशी। और 31 हमारी बात करती है दोस्तों सद्भावपूर्वक, ठीक है, सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण। ठीक है, तो सद्भावपूर्वक आप जानते हैं कोई ने सावधानी के साथ काम करा तो उसके साथ अपराध उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। और 32 दोस्तों हमारी धारा 32 जो बात करती है नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार इस उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाएगी।
आप देख लीजिएगा। और धारा 33 विनियमन, ठीक है, बनाने की शक्ति, तो केंद्रीय बोर्ड सरकार की पूर्व मंजूरी से राजपत्र में सूचना द्वारा यहाँ पर नियम बनाने का भैया प्रावधान किया गया है। और धारा 34 हमारे अंतिम धारा, लास्ट धारा जो बात करती है नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाना, संसद के समक्ष रखा जाना, ठीक है। और संसद के समक्ष रखा जाएगा। और संसद के समक्ष रखे जाने के बाद दोस्तों, संसद के समक्ष रखा जाएगा और जब वो सत्र में हो कुल 30 दिन के लिए रखा जाएगा। और वह अवधि एक सत्र में या 2 या अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, ठीक है, धारा 34 के अधीन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको धारा सारी मेरी द्वारा समझाई गई 34 धारा आपको कंप्लीट हुई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। अभिलेखों का रखा जाना है, रिकॉर्ड रखेंगे दोस्तों। और फिर ये रिकॉर्ड हैं उनकी किसी को समुचित प्राधिकारी को सूचना मिलती है तो धारा 30 के तहत वो तलाशी ले सकता है और उसके और जो अभिलेख मिलते हैं उसको अभिग्रहण कर सकता है, ठीक है। धारा 31 बात करती है सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। और यहाँ दोस्तों धारा 31 का है जो बात करती है कठिनाई दूर करने की शक्ति। तो समुचित सरकार ने, केंद्र सरकार यहाँ पर कठिनाई दूर कर सकती है। कब तक कर सकती है? तो इस अधिनियम के बनाए जाने के 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक धारा 31 के अधीन, 31 का के अधीन 3 वर्ष तक दोस्तों ये क्या कर सकती है, कठिनाई दूर करने के लिए नियम बना सकती है, ठीक है। तो अभिलेखों का रखा जाना, तलाशी, सद्भावपूर्वक कार्रवाई, ठीक है, कठिनाई दूर करने की शक्ति 3 साल। और 32 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, विनियमन बनाने की शक्ति बोर्ड की। और धारा 34, ठीक है, वो बनाए जाएंगे नियम जो केंद्र बोर्ड के द्वारा वो संसद में रखे जाएंगे। और जो संसद में रखे जाने के पश्चात 30 दिन के भीतर, और जिसकी अवधि 30 दिन के लिए हो, 30 दिन के लिए रखे जाएंगे, वो जो अवधि दोस्तों वो है वो एक बार में या अधिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। इस तरह हमारे धारा दोस्तों 34 कंप्लीट हुई है। इसके जो हमने जो देखा दोस्तों, वो सजा देखी 3 वर्ष और जुर्माना 10,000 रुपये, ठीक है। और कोई प्रावधान नहीं है तो 3 माह और 1,000 रुपये दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों ये एक्ट हमारा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे PCP एनडीटी एक्ट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो इस तरह हमारे आज 14 और 50% कोर्स, हमारा 50% कोर्स तो नहीं बल्कि 50% सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हुए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, और ठीक है, और नए हों आप मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।